बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेक्चर है वो ख़ासकर उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर है कि जिन्होंने कहा कि सर आप हमें ज़रा गाइड कर दें कि हम किस तरह हमें जो है इंटर लेवल पर भी और साथ में हम जब टीचिंग कर रहे हैं तो हमें लैंग्वेज के जो है वो इश्यूज़ हैं। ख़ास तौर पर जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स की जो एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पास जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है हमें उसमें बहुत से मसाइल दरपेश हैं, ना सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट बल्कि इसके अलावा जो बाकी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में हैं। तो हमारी क्योंकि बेसिक इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो उन सब्जेक्ट्स को और इंग्लिश लैंग्वेज को हम किस तरह जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हम सीख सकते हैं। तो आज का जो मैंने लेक्चर जो बनाया है वो कुछ टिप्स हैं कि किस तरह आप जो है वो इंग्लिश में कम से कम आप ब्लेंडर्स नहीं करेंगे और किस तरह मिस्टेक्स तो रहेंगी, मिस्टेक्स तो हो रहती हैं लेकिन कम से कम ब्लेंडर्स नहीं होंगे। और किस तरह आप जो है वो आपकी जो हेजिटेशन है इंग्लिश सब्जेक्ट में कि इंग्लिश को रीड करने में, इंग्लिश को जो है वो राइट करने में, वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर की वजह से आप किसी हद तक क्या करेंगे, बेहतरी आपकी इस स्किल्स में आ जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आज का जो टॉपिक हम उसको वो दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं। वो क्या है कि हाउ एम आई लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ एम आई लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश के में तो मोस्टली आप जो है वो तीन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है, आपने वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसमें वो तीन पार्ट्स क्या होते हैं। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोई भी सेंटेंस है, अब जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब आपको नजर आएगा और आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा। कोई भी आप इंग्लिश सेंटेंस आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में है, किसी आपकी साइंस की बुक में है, ठीक है, किसी आपकी आर्ट्स की बुक में है, तो आपको सब्जेक्ट नजर आएगा, वर्ब भी नजर आएगा और लिखा हुआ आप उसमें ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं ये लिखता हूं कि वली राइट्स विद अ पेन। अब वही एक सेंटेंस है, अब ये क्या वली, ठीक है, राइट्स क्या बता रहा है आपको, पेन क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, विद। एक सेंटेंस है, इसमें आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा जितने भी आपके पास अब आपके पास जो इंग्लिश का मटेरियल है वो एज ए लैंग्वेज है यानी इंग्लिश सब्जेक्ट है, या फिर आपके पास आर्ट्स की बुक या साइंस की बुक्स में जब आप रीड करेंगे उसको तो आपने ये देखना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसके अलावा ये विद आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये क्यों आया, की क्या रीजनिंग है यहाँ लिखने की, क्या विद और के बगैर क्या ये जुमला हमारा जो सेंटेंस है क्या ये मुकम्मल हो सकता है या नहीं होगा, अगर इसके बगैर है तो इसके जो है वो मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उन्हें आपने समझ रहा होगा। उनकी आपने क्या करनी है, डेफिनेशन समझनी है, उसकी एग्जांपल्स लेनी है और रीजनिंग क्या है, ये सब जो है जब तक आप वो नहीं करेंगे, समझेंगे, उस वक्त तक आपको क्या होगा कि इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश को लिखने में मसाइल फिर दरपेश होंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या हैं जिनको आपने क्लेरिफाई करना है, वो क्या है जिन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है किसके मुतालिक, नाउन के मुताबिक। नाउन क्या है, नाउन्स क्या होते हैं, इसके बाद आपने समझना है व्हाट आर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं। इसके बाद आपने समझना है व्हाट आर एडवर्ब्स, व्हाट आर वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स एंड conjunctions
और उसके बाद क्या क्या प्रेपोजिशन। ये वो 8 पॉइंट्स हैं कि जिस तरह आप क्या कर सकते हैं, इनको जब तक आप समझेंगे नहीं कि नाउन क्या है, प्रोनाउंस क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एडजेक्टिव्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, कंजंक्शन क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर आप राइटिंग में अगर आप बात करते हैं, आपके पास बुक्स हैं लिखी हुई है, तो आप जब आप बुक को रीड करेंगे तो आपको ये तमाम मोस्टली आपको क्या होंगे, ये 8 पार्ट्स तो आपको जरूर आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो जब आपको इनकी डेफिनेशंस पता होंगी, जब आप इनको समझ चुके होंगे, जब आप रीड करेंगे तो आपको आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब आप उस जुमले के अंदर इसको इन तमाम पार्ट्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो सेंटेंस पैराग्राफ आपको समझने में आपको आसानी होगी। जब आप वो पैराग्राफ जो है वो समझ जाएंगे तो जब आपसे कहा जाएगा कि आप वो राइट करें या रीड करें तो फिर उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, वो आसानी होगी और उसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपने एक काम तो ये करना। पहला काम आपका क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना। फिर उसमें वो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये जो आपके पास पार्ट्स हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रीड अ पैराग्राफ डेली। आपने अपनी एक हैबिट बनानी है डेली कि आपने कम से कम एक पैराग्राफ आपने रीड करना है। पैराग्राफ किसने रीड करना है, अगर आप जो है स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट या सेकंड, डेफिनेटली आपके पास सिलेबस ज़्यादा होता है तो आपको मटेरियल समझना भी है, उसको आपने मेमोराइज भी करना है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकंड ईयर और या यूनिवर्सिटी लेवल के, तो आप उसे रीड करने के ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। या एक ऐसा पर्सन है कि जिसके पास डेफिनेटली वो अगर वो टीचिंग से रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है, तो वो डेली पैराग्राफ को क्या करे, वो रीड करे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर आप जो है वो साइंस के स्टूडेंट हैं और आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो आपने जो पैराग्राफ रीड करने हैं वो आपने साइंस और एजुकेशन से रिलेटेड रीड करने हैं, ना कि अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में या जो है वो लॉ से रिलेटेड वो है आर्टिकल्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, आप रीड कर रहे हैं और उसमें आप क्या कर रहे हैं, वोकैबुलरी ढूंढ रहे हैं। तो वो साइंटिफिक और एजुकेशन में जो वोकैबुलरी होती है वो लॉ, कॉमर्स, बिजनेस वगैरह जो है वो क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। वो डिफरेंट वहाँ यूज हो रही है, वो डिफरेंट उसमें वर्ड्स होते हैं। तो आपने जो है अपने आप को क्या करना है, बाउंड करना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और एजुकेशन से रिलेटेड हैं यानी टीचर्स हैं तो फिर आपने साइंस और एजुकेशन से रिलेटेड क्या करना है, पैराग्राफ्स और आर्टिकल्स क्या करने हैं, रीड करने हैं। और उसमें फिर आपने क्या करना है जो है वो नाउन, प्रोनाउंस, जो एडवर्ब, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस जो है वो आर्टिकल्स जो हैं वो उनको आपने उसके स्ट्रक्चर्स को देखना है कि वो कैसे वहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या होगा कि आप में क्या एबिलिटी पैदा होगी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 50 to 60 वर्ड्स डेली। आपने एक दूसरी आदत ये बनानी है, अपनी हैबिट बनानी है कि आपने डेली कम से कम 50 से 60 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जरूर लिखना है, ठीक है। और वो पैराग्राफ आपने क्या करना है, किसी ऐसे पर्सन को चेक करें, जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज जो है रिलेटेड कोई पर्सन आपके अतराफ में, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी जो है पैराग्राफ को क्या कर ले, चेक कर ले। क्योंकि जब आप रीड के बाद जब राइट करेंगे, और एक बार याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आपने राइट कैसे करना है कि आप रट्टा लगाने पे लग गए, आप जो है पैराग्राफ याद कर लिया और फिर आपने लिख लिया, ये नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि जो आपने रीड कर लिया, जो मतलब आपको समझ में आ गया, आप उसका जो आपको मतलब समझ में आया आप उसको आप अपने अल्फाज में लिखें, ठीक है। और अपने अल्फाज में जब आप लिखेंगे जैसे आपकी राइटिंग स्किल्स पैदा होगी। फिर उसके बाद आप 50 60 वर्ड जब आप लिखेंगे तो फिर आपकी जब वो पैराग्राफ चेक होगा तो आपकी जो मिस्टेक्स होंगी फिर वो आप क्या करेंगे, आप उन मिस्टेक्स को आपने समझने हैं कि वो मिस्टेक्स क्यों हुई हैं आपसे। फिर आप जब दोबारा पैराग्राफ लिखेंगे तो फिर इस तरह आपके पास क्या होगी, आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपके पास लर्न 2 to 5 वर्ड्स जो है वो डेली आपने जो है वो एज अ वोकैबुलरी क्या करनी है, कोशिश करनी है कि वो सीखनी। आपने इस तरह पैराग्राफ जो रीड करने का पर्पज है या पैराग्राफ राइट करने का पर्पज है वो तो आपकी राइटिंग स्किल से दूसरा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। आपने डेली बेस पे क्या करना है, 2 to 5 वर्ड आप ऐसे देखें कि आप न्यूज़ सीख रहे हैं,
ठीक है, जब भी आप कोई न्यूज़ पेपर आप तो जब आप देखें तो आप उसमें आइडेंटिफाई करें कि इसमें जो न्यू वर्ड्स आया तो उसको आप डिक्शनरी में चेक करें। ठीक है, और अच्छी बात है कि आपके पास क्या हो, एक छोटी सी डिक्शनरी हो और उसके बाद एक छोटी सी जो है वो हैंड बुक हो। तो वो आप क्या करेंगे, आप छोटे से उसमें आप क्या कर सकते हैं, बुक में आप नोट कर सकते हैं उन वर्ड्स को। तो वो फिर आप क्या करेंगे, जब आप डेली बेसिस पे ये काम कर रहे होंगे तो आप में क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास रीड हो गई, आपने राइटिंग कर लिए और 2 to 5 वर्ड्स वोकैबुलरी। तो एक बात याद रखिएगा, ये एक दिन का काम नहीं है, ये इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब आप अपना स्केड्यूल जो है वो आप इस तरह बना लेंगे, खासकर आप रीडिंग करेंगे, खासतौर पर आप पैराग्राफ की राइटिंग करेंगे और डेली आप वर्ड्स वो करेंगे, तो इस तरह आप क्या करेंगे, आप एक किस्म के ट्रैक पर आ जाएंगे। और फिर प्रोनाउंसिएशन के लिए जिन स्टूडेंट्स को इशू है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉइस डिक्शनरी है कि आप वर्ड लिखते हैं तो आप उसके बाद क्या प्रोनाउंसिएशन सुन लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशंस भी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ये क्यों आप इसका वो कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो मैंने ऑब्जर्व की है कि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब उनसे न्यूमेरिकल कहा जाता है कि आप न्यूमेरिकल ये सॉल्व करें, रीड करें, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल, एक तो वो उनको रीडिंग का इशू है, ठीक है, फिर उसके बाद वो लिखा हुआ होता है उसको उनको समझ ही नहीं आता कि वो जो वो है प्रॉब्लम है क्या, उसका डेटा बनाने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में आंसर्स दे रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, मिस्टेक के साथ ब्लंडर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फिर टीचर बाद का ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चों के जहन में बात डाल दी जाती है जब उनसे कहा जाता है कि आप साइंस में इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप ये लिख रहे हैं, तो वो आंसर ये देते हैं कि साइंस में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है वो उसमें ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह सब कुछ देखी जाती है। अब इस तरह जब एक बच्चा 16 ईयर्स तक या 18 ईयर्स तक यही कॉन्सेप्ट लेकर जब वो पढ़ के जा रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब वो जो उसके पास इम्प्रूवमेंट की एज होती है वो क्या हो चुकी होती है, अच्छा खासा टाइम गुजर चुका होता है। और जब वो कहीं प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो जब वहाँ पे ये जब रीडिंग राइटिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा उसको मसाइल का जो है सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बच्चों को जो आप अगर पेपर चेक कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे बच्चों को मेंशन करें कि आप इस चीज़ को वो इग्नोर ना करें कि जो आप अगर साइंटिफिक लैंग्वेज भी आप लिख रहे हैं तो उसमें भी आपने ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को इनके जहन में आ चुके हैं कि वो जब आप बुक्स रीड करते हैं साइंस की तो वहाँ पर भी उन्हें ग्रामर का क्या करें, वो उनकी इम्पोर्टेंस का उनको पता चले। तो हमारे पास जो आज पॉइंट्स अगर मैं समराइज़ करना चाहता हूँ तो कि आपने क्या करना है, जब आप रीड करेंगे कोई भी पैराग्राफ तो उसमें आपने क्या करना है कि अगर फर्स्ट कोई एक सेंटेंस है आप उसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, आप उसमें वर्ब को आइडेंटिफाई करें, उसमें आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो ये इनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करना है, इसकी कॉन्सेप्ट अपने आप को क्लियर करें। ठीक है, डेली बेस पे आप कोई पैराग्राफ आप रीड करें, डेली बेस पे 50 to 60 वर्ड्स का जो है वो पैराग्राफ लिखें और चेक जरूर करें। चेक जब तक नहीं होगा आपको अपनी मिस्टेक्स का नहीं पता चलेगा। और डेली बेस पे आप अपने एक रूटीन बनाएं कि आप क्या करें, 2 to 5 वर्ड्स हैं वो आपको डेली आप क्या करें, आपको न्यू वर्ड्स जो है वो आप क्या करें, उनको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन टिप्स को यूज़ करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे और प्रैक्टिस करना मस्ट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।